हेलो गुड इवनिंग बच्चों। अपने NAS 2021 यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर क्लास 10वीं सब्जेक्ट अपना मैथ का सेट नंबर जो 1 तैयारी करने के लिए जो मॉडल पेपर डाला गया है उसका सेट नंबर 1 अपने आज सॉल्व करते हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो न्यू टाइप होंगे यानी कि ऑप्शन अपने को दिए होंगे A, B, C और D या ए बै सैद है। इनमें से जो ऑप्शन अपने का सही हल करने के बाद जो सही बैठता है उसको अपने OMR शीट के अंदर काला गोला उसको ब्लैक करना है। यानी कि 4 इस तरीके से छोटे छोटे गोले दिए जाएंगे ए बै सैद है या A, B, C, D। तो जो नंबर अपना सही बैठेगा, जो ऑप्शन सही बैठेगा उसके हिसाब से उस गोले को नीले पेन से या काले पेन से अपने उसको भर देना है। तो इसमें पहला सवाल है अपना, यदि दो संख्याओं x, y का LCM व HCF यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दे रखा है क्रमशः A व B हो तो सत्य कथन होगा। तो इसमें अपने को 4 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं सेट के अंदर और इसको अपने सॉल्व करते हैं किस तरीके से इसको हल किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न को हल करेंगे उसके बाद ही हम उसके उत्तर तक पहुंच पाते हैं। सीधा ये नहीं है कि मैथ के अंदर ऐसा नहीं होता कि सीधा ही ऑप्शन पे टिक हो जाए, उसको पहले हल करके देखना पड़ता है कि उसका उत्तर क्या आ रहा है। तो एक जो अपनी प्रश्नावली है लेसएप है और मैसएप है वाली, उसके अंदर सूत्र है छोटा सा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के। दो संख्याएं अपने को प्रश्न में दे रखी हैं x और y, गुणनफल है तो गुणा करना है, बराबर LCM गुणा HCF है। LCM अपने को A दे रखा है और HCF है वो अपने को B दे रखा है। तो इधर x को y से गुणा करेंगे XY हो जाएगा, A को B से गुणा करेंगे तो ये AB हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन अपने को 4 ऑप्शन प्रश्न में दे रखे उनमें से सही नंबर भी मिलता है, तो इसका जो सही नंबर है वो ऑप्शन सही होगा। अगर OMR शीट की बात की जाए तो वहाँ पे अपने को पहले प्रश्न के अंदर इस तरीके से 4 अलग अलग घोड़े मिलेंगे। इस तरीके से अपने को पता है कि सही नंबर सही है तो ये ए नंबर, ये बै नंबर और ये सही नंबर, इसको इस तरीके से पेन से अपने को राउंड कर देना है पूरे को पहले प्रश्न का। अगर ABCD है तो यहाँ पे C नंबर पे इसको राउंड करना है। इस तरीके से OMR शीट एक होती है जिसके अंदर अपने को ऑप्शन जो होते हैं वो भरने होते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन है यानी कि सही कथन बताना है क्या होता है। ये 4 यहाँ पे लिखे हुए, इनमें जो सही है सत्य है वो बताना है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्णांक संख्या धनात्मक होती हैं, सभी प्रमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है और प्रमेय संख्या क्या है। तो इस तरफ देखें यहाँ पे, तो पहली आती है प्राकृतक संख्या। प्राकृतक संख्या वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, यानी कि जो गिनती है अपनी 1 से शुरू होती है, 1 से लेके जहाँ तक अपने उसको लिख सकते हैं प्राकृतक संख्या। ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जितना आगे लिख सकें। पूर्ण संख्या क्या होती हैं कि जो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से, यानी कि वो 0 से शुरू होती हैं। प्राकृतक संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जिसके अंदर प्लस की संख्या भी होती है और माइनस की संख्या भी होती है, यानी कि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। जो दोनों ही होती हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस दोनों ही होती हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक। और प्रमेय संख्या जिसे अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो जिसको P/Q के रूप में अपने लिख सकते हैं वो प्रमेय संख्या है। तो इसने बोला सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो सभी पूर्णांक है पूर्ण नहीं होते, क्योंकि पूर्णांक के अंदर माइनस संख्या भी आती हैं लेकिन पूर्ण संख्या में ऐसा नहीं आता, तो ये नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं। अब जितनी भी पूर्ण की संख्या है ये सभी के सभी पूर्णांक के अंदर होती हैं, तो इसलिए अपना जो बै नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। उसी तरीके से 4 गोले न्यू टाइप के अंदर जो OMR शीट अपनी बनी होगी 2 नंबर प्रश्न के आगे, यानी कि 2 नंबर लिख के उसके आगे इस तरीके से 4 खाली गोले होंगे। अपना 2 नंबर सही है तो इस 2 नंबर को इस तरीके से राउंड करके इसको भर देंगे। इस तरीके से ये OMR शीट अपने को फिल करनी है। उसके बाद तीसरा, 3 घंटियां जो अपने को दे रखी हैं, 3 घंटियां 9 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद और 15 मिनट के बाद बजती है, यानी कि पहली घंटी 9 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी 12 मिनट पर और तीसरी घंटी 15 मिनट के बाद बजती है।
तो तीनों घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। मान लो कि तीनों घंटियां अगर 10 बजे एक साथ बजती हैं, तीनों घंटियां एक साथ 10 बजे बजती हैं तो आगे कितने घंटों बाद वो वापस तीनों एक साथ इकट्ठियां बजेंगी। तो इस तरीके से सवाल आज जहाँ बोले कि 3 खिलाड़ी हैं वो एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो कितने टाइम बाद वो पुनः वापस मिलेंगे। तो इस तरीके के सवालों में अपने को लैसा ज्ञात करना होता है, ठीक है, एलसीएम निकालना होता है। इस तरीके से जो संख्या दे रखी है उसको इस तरीके से अपने सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो इसके गुणनखंड आते हैं इन सभी गुणनखंडों का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर आता है 180 मिनट आता है। 180 मिनट भी ऑप्शन में हो सकता है या 180 मिनट के अपने घंटे बनाए तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 180 मिनट के 3 घंटे हो जाएंगे, लेकिन 3 घंटे के बाद वो वापस बजेंगी। अगर वो 10 बजे बजी हैं तो 10 बजे के बाद 3 घंटे 10 के बाद 11, 12 और 1 बजे वापस बजेंगी। 1 बजे अगर बजी हैं तो 1 के आगे 3 यानी कि 4 बजे वो वापस बजेंगी। अगर टाइम पूछा है तो टाइम उस हिसाब से 3 घंटे आगे करके अपने बता देंगे। अगर समय पूछता है तो अपने सीधा 3 घंटे आ जाएगा। चौथा सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल कितना होगा। अभाज्य संख्या जिसके अंदर 1 का भाग पूरा पूरा जाता है और जो संख्या दे रखी है उसी संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग जाता है और किसी संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या का मतलब जिसमें 1 का भाग जाए, जो वो संख्या दे रखी है उसका भाग भी जाए और उसके अलावा किसी और संख्याओं का भी भाग उसमें चला जाए, वो होती है भाज्य संख्या। तो जो एको 1 है यानी कि 1 है 1 है वो ना भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है। दोनों में से किसी में नहीं गिना जाता जो 1 है। तो अब अभाज्य संख्या पहली अपनी अभाज्य संख्या 2 आती है। 2 को बोलते हैं पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 3 है। 2 के बाद 3 भी अभाज्य है क्योंकि 3 में 3 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। उसके बाद 4 आती है। 4 में 4 का भाग जाता है और 2 का भाग भी जाता है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इनका गुणनफल पूछा है, दोनों गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 अपना उत्तर आ जाएगा, यानी कि द नंबर ऑप्शन आएगा। 5वें सवाल में 2 समीकरण दे रखी हैं और इनके हल पूछे हैं। तो हल निकालने के लिए अपने को वही सूत्र जो तीसरी प्रश्नावली में किया है आलेखीय विधि वाले में, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 का मान है 2, यहाँ से a1 का मान आएगा, फिर b1 आएगा, यहाँ c1, फिर ये a2, ये b2 और ये c2। यानी कि पहले समीकरण से a1 b1 c1, दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2। इस जो अपने को ये सर समीकरण है इसके अंदर रख देंगे a1 a2 का मान, b1 और b2 का मान, c1 और c2 का मान। रखने के बाद इसको काटें। 2 के पाड़े से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये किसी पाड़े से नहीं कटता तो जैसे था वैसे रख दिया। लेकिन 1/2 बराबर है दूसरे 1/2 के, ये इसके बराबर नहीं है। तो इसके लिए जो प्रतिबंध अपने को दिए हैं 3 प्रतिबंध अलग अलग दे रखे हैं, तो उसमें ये लगेगा कि a1/a2 बराबर है, ये बराबर का निशान यहाँ पे, ठीक है, बराबर ही है, b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका आ जाएगा अद्वितीय हल आ जाएगा, जो कि प्रश्न के अंदर ए नंबर अपने को ऑप्शन दे रखा है, अद्वितीय हल। तो ये 3 हल थे, अद्वितीय हल था, अनेक हल थे और कोई हल नहीं था, तो उसमें अद्वितीय हल आ जाएगा। उसके बाद 7वां है द्विघात समीकरण, ax² + bx + c के दोनों मूलों का योग व गुणनफल क्रमशः होंगे। तो योगफल इसका होता है -b/a, गुणनफल होता है c/a। यह चौथी प्रश्नावली या दूसरी प्रश्नावली जो द्विघात वाली है उसके अंदर ये दे रखे हैं शून्यकों का योगफल होता है -b/a, गुणनफल होता है c/a। ये सूत्र है इनके। तो इसने पूछा है कि इनका योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा। तो योगफल तो ये आ जाएगा -b/a और गुणनफल आ जाएगा c/a। तो ये ऑप्शन जो ब है उसके अंदर सही अपने को दे रखा है। 8वां है द्विघात समीकरण के 2 मूल 2 व 3 है, तो वह समीकरण क्या होगी। 2 मूल का मतलब ये तो इसका योगफल हो जाएगा अल्फा + बीटा और इसका गुणनफल हो जाएगा अल्फा × बीटा। तो अल्फा + बीटा का मान यानी कि अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3, दोनों को जोड़ें 5। अल्फा × बीटा यानी कि 2 जो है, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3, तो ये 6। ये तो पहला मूल है जो अपने x के मान निकालते हैं द्विघात समीकरण के अंदर। x के मान 2 अलग अलग आते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण तो उसमें 2 उत्तर निकलते हैं द्विघात के अंदर।
तो एक मान तो आ जाएगा 2 और एक मान आ जाएगा 3। तो इसको अपने अल्फा का मान मान लें और इसको बीटा का। तो योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ा, गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर 6। ये अपनी समीकरण होती है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे दोनों का जोड़ जो करने पर आता है 5x और यहाँ पे जो दोनों का गुना करने पर आता है वो आ जाएगा 6। 9वें सवाल में अपने को सीधा सूत्र पूछा है, समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली है 5वीं उसमें सीधा सूत्र पूछा है कि nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होगा तो a प्लस n माइनस 1d, ये सीधा सूत्र ही बताना है इसके अंदर। उसके बाद 10वें में पूछा है कि समांतर श्रेणी यानी कौन सी समांतर श्रेणी, इसमें से a ब स द अलग अलग दे रखे हैं। तो समांतर श्रेणी वही होती है जिसमें एक जैसा अंतर चले, जिनमें अंतर है d का मान है वो सभी में एक जैसा आए, पूरे की पूरी जो सवाल है उसमें वो समांतर श्रेणी होती है। इसमें देखें 3 और 4 7 और 4 11 और 2 13। यहाँ पे 4 4 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर ही है, तो ये सही नहीं हुई, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ पे देखें 10 है 8 है 6 है 4 है, तो 2 2 क्या हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, 2 2 इसमें अधिकतम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 2 2 बढ़ते जाएंगे, तो सभी के अंदर 2 2 का अंतर चल रहा है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी होगी। उसके बाद 11वां है 0 से 50 के मध्य 3 से विभाज्य कितनी संख्या है। 0 से 50 के मध्य बतानी है जो 3 से विभाज्य होनी, जिसमें 3 का भाग चला जाए और 0 से 50 के बीच में होनी चाहिए। तो 0 में 3 का भाग नहीं जाता, 1 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 में 3 का भाग नहीं जाता, तो पहली संख्या है कि 3 जिसमें 3 का भाग जाता है, यानी कि 3 से विभाज्य है। 3 के बाद फिर अगली आएगी 6, उसके बाद आगे 9, इसी प्रकार से करते 50 में 3 का भाग नहीं जाता, उससे पहले 49 में 3 का भाग नहीं जाता, उससे पहले 48 में 3 का भाग जाता है। तो ये अंतिम जो संख्या अंतिम पद आएगा वो 48 आएगा, यानी कि वही संख्या लेनी जो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। प्रश्न में 3 से विभाज्य पूछ सकता है, 5 से विभाज्य पूछ सकता है, 7 से विभाज्य पूछ सकता है, तो जितने से विभाज्य अपने से पूछता है उतने से यहाँ पे लेना है। तो प्रथम पद आ जाएगा a का मान 3, सारवंतर, तो सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद माइनस करेंगे तो वो d का मान आ जाएगा, an का मान आ जाएगा 48। nवा पद ज्ञात करने का इसमें सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र हो गया। an का मान अपने को दे रखा है 48 बराबर a का मान दे रखा है 3, n का मान ज्ञात करना है यानी कि पता नहीं कितना है, और गुना में d का मान आ जाएगा 3। प्लस के 3 है, इस तरफ लेके जाएंगे माइनस के 3 हो जाएंगे, n माइनस 1 गुना 3, 48 में से 3 माइनस कर देंगे 45 आ जाएंगे, और ये जो गुना में 3 है वो आते हैं इसके भाग में आते हैं, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस के 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाता है, यानी कि 15 और 1 16। तो 16 ऐसी संख्या होंगी 0 से लेके 50 तक जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 12वां है त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है, यानी कि समरूपता की कसौटी नहीं है, उसमें ये अपने को ऑप्शन दिया है कोण भुजा भुजा, यानी कौन से होते हैं जिसमें जैसे या तो सभी तीनों भुजा 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 हो, या तीनों कोण 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 नियम हो, या फिर भुजा कोण भुजा हो, या फिर भुजा कोण भुजा कोण हो, यानी कि ये या तो तीनों भुजा भुजा हो तब तो होता है, अगर 2 भुजाएं और एक कोण तो कोण बीच में आएगा, यानी कि पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, या पहले कोण फिर भुजा फिर कोण, इस तरीके से, तो ये इसमें कसौटी सही नहीं बैठती है। 13वां सवाल है, ये चित्र दे रखा है, इसमें अपने को ये जो टी आर का मान है ये बताना है कि टी आर का मान कितना होगा। पी का और पी एस का मान दे रखा है, एस क्यू का मान दे रखा है, पी टी का मान दे रखा है, टी आर का बताना है। तो ये थैलेस प्रमेय होती है, एक समरूपता की एक प्रमेय है कि इधर वालों का जो मान है अनुपात है वो इधर वालों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि पी एस और बटे एस क्यू बराबर होता है पी टी बटे टी आर के। तो इस तरीके से वो रख लेना है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के अनुपात के, इस तरीके से रखना है। उसके बाद जो मान अपने को दे रखे हैं 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 और टी आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, टी आर को 3 से गुणा करेंगे, 6 को 5 से गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करने के बाद ये आ जाएगा, 6 को 5 से गुणा किया 30, ये 3 गुणा में थे वो इसके भाग में आ जाएंगे, 30 में 3 का भाग देंगे 10 सेंटीमीटर, ये वाली जो भुजा का मान है वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद है बिंदुओं, एक तो दे रखा अपने को ए बिंदु दे रखा है, फिर बी बिंदु दे रखा है 2, ये माइनस के 4 हैं के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो एक्स का मान कितना होगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके से जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का एग्जाम होगा उसमें भी इस तरीके के सवाल आ सकता है।
तो बिंदु दे रखे हैं ए और बी और उसके बीच की दूरी दे रखी है 10 इकाई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरी का सूत्र लगाना, जो दूरी वाला सूत्र है अपना, दूरी ए बी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर दे रखी है। दूरी ए बी का मान अपने को दे रखा है कि दूरी है वो 10 इकाई है x2, तो यहाँ से ध्यान रखना ये जो मान होगा वो x1 का मान होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। जो बिंदु दे रखे हैं पहले बिंदु में x1 y1, दूसरे बिंदु में x2 y2, तो यहाँ पे x2 का मान रखना, तो इस सूत्र से आ जाएगा x2 का मान 2 है, x1 का मान 8 आ जाएगा, फिर y2 का मान -4 और y1 का मान आ जाएगा x। ये मान इसमें रखने हैं, ऊपर होल स्क्वायर लगी है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा कि इसके ऊपर से ये वर्गमूल का निशान है, ये जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा और इधर वाले के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 10 की स्क्वायर हो जाएगी और इधर से जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा। अब 2 में से 8 घटा देंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे -6, इसमें वो सरसमीका लग जाएगी a प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से। तो 10 की स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 6 की स्क्वायर करेंगे 36, 4 की स्क्वायर करेंगे यानी कि इनका वर्ग कर रहे हैं, 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, ये x स्क्वायर, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x हो जाएगा। 100 आ गया, 36 और 16 को प्लस कर देंगे, 36 और 16 होते हैं 52, प्लस x स्क्वायर प्लस 8x है, x स्क्वायर आ गया, ये 8x आ गया, ये 52, प्लस का 100 इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 100 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8x, 100 में से 52 माइनस करेंगे तो माइनस के 48 बचते हैं, माइनस के 48, इसमें से ये माइनस कर दिया। अब इसको द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण को आगे अपने द्विघात जो गुणनखंड विधि है उस तरीके से करते हैं। गुणनखंड विधि में यानी कि 8 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 8 आए और गुणा करने पर 48 आ जाए। तो 12 और 4, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आते हैं, 12 को 4 से गुणा करेंगे 48 आते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 12x माइनस के 4x माइनस 48, यानी 8x की जगह पे क्या आ गया 12x और माइनस 4x, 12x में से 4x घटाएंगे 8x आता है, 12 को 4 से गुणा करेंगे 48। आगे इनमें से कॉमन लेना होता है कि इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है उभयनिष्ठ जो आ रहा है वो x आ रहा है, x बाहर कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 2 बार था x, एक बार कॉमन है तो एक बार रह जाएगा, प्लस x बाहर कॉमन चला गया तो 12 रह गया, 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसके अंदर भी जाता है, दोनों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 4 का भाग दे देंगे इसमें और बाकी जो बच गया वो कोष्टक के अंदर, लेकिन इसमें 4 तो बाहर चला गया, x रह गया, 48 में 4 का भाग देंगे 12 आ जाएगा, 48 में 4 का भाग 12 चौक 48, x प्लस 12 दोनों में आ रहा है, x प्लस 12 और x प्लस 12 यहाँ लिख दिया, x माइनस 4 जो बाहर बचा था x और ये माइनस का 4 बराबर 0। अब 2 हो सकता है कि x प्लस 12 बराबर 0 हो और या फिर x माइनस 4 बराबर 0, एक बार तो इसके बराबर 0 लेना है और एक बार इसके बराबर 0 लेना है। तो x प्लस 12 बराबर अगर 0 रखते हैं तो प्लस के 12 इधर लेके जाएंगे माइनस के 12, अगर x माइनस 4 बराबर 0 रखते हैं तो माइनस का 4 बराबर के इस साइड लेके आएंगे, यहाँ से इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 4, लेकिन इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, x का मान 4 भी हो सकता है और x का मान माइनस 12 भी हो सकता है, पर ऑप्शन में अपने को सिर्फ ये प्लस वाले 4 ही दिए हुए हैं, तो इसलिए जो x का मान होगा ऑप्शन के अनुसार वो प्लस के 4 होंगे। उसके बाद है 15वां, 2 स्टेशन अपने को दे रखे हैं P और Q और उनकी निर्देशांक दे रखे हैं। P स्टेशन के तो निर्देशांक है 7 और 4 और Q स्टेशन के जो निर्देशांक है -5 और -1। दोनों स्टेशनों के मध्य सीधी दूरी कितनी होगी, दूरी बतानी कितनी दूरी होगी। तो ये x1 का मान इस तरीके से लिख लेंगे, P स्टेशन के लिए लिख लिया और ये Q स्टेशन के लिए लिख लिया। वही दूरी वाला सूत्र है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x1 का मान 7 है, y1 का मान 4, x2 का मान -5 है, y2 का मान -1 है। वो सूत्र के अनुसार जैसे ऊपर अपने सवाल किया अभी उस तरीके से सूत्र में मान रख देंगे, मान रखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पर अपना आंसर आ जाएगा 13 इकाई, जो कि 1 नंबर यानी कि ए नंबर ऑप्शन अपने को दे रखा है। उसके बाद 16वें के अंदर चित्र दे रखे इस तरीके से बना के, यहाँ पे थीटा दी और अपने से पूछे कोट थीटा बराबर क्या होगा। तो कोट थीटा जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली लाल बटे कक्का से, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। आधार तो इसका आ जाएगा क्यू आर और लंब आ जाएगा इसका पी क्यू, यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू, तो ये क्यू आर बटे पी क्यू आ जाएगा, जो कि 6 नंबर ऑप्शन है।
17वें में दे रखा है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 35 डिग्री का मान कितना होगा। तो दोनों में थीटा है वो एक जैसे हैं, इसमें 35 डिग्री है, इसमें 35 डिग्री है, तो सरसमी का लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 1 आ जाएगा। इस सवाल में इस तरीके से कोई दीवार है, दीवार से ये 5 मीटर दूरी कोई सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी जो दीवार पे चढ़ने के लिए काम आती है। तो इस सीढ़ी की लंबाई अपने को बतानी है, यानी कि ये कर्ण का मान अपने को बताना है। आधार अपने को दे रखा है 5, आधार 5 है, कर्ण का मान बताना है। तो आधार और जो कर्ण है वो कोस थीटा में होते हैं। लाल बट कक्का से देखें तो जो आधार और कर्ण है वो कोस थीटा में होते हैं। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। थीटा का मतलब कोण होता है, कितने डिग्री का अपने कोण दे रखा है। तो थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, आधार का मान 5 है, कर्ण जो कि सीढ़ी की लंबाई वो अपने ज्ञात करनी है। कोस 60 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय सारणी है, उसमें 60 डिग्री का मान 1/2 होता है बराबर 5/PR। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे, PR को 1 से गुणा करेंगे PR, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 मीटर, जो कि पेड़ी की लंबाई या सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी। 19वां है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि जिस तरीके से ये वृत्त है, वृत्त से बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस वृत्त पर बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर बोले कि समांतर कितनी खींची जा सकती है, समांतर मतलब ऐसे और ऐसे, इस तरीके से समांतर पूछे 4। और अगर सीधे पूछ ले कि वृत्त की सतह पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 20वां सवाल है, ये इस तरीके से अपने को चित्र दे रखा है 20वें सवाल के अंदर, और पूछा है कि ये कोण ए का मान कितना होगा। इस कोण ए का मान अपने को बताना है 20वें सवाल के अंदर। तो जहाँ पे भी ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा, जहाँ पे त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में मिलती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 110 डिग्री दे रखा है और ये अपने को बताना है। तो इस तरीके से जो ये आकृति है वो एक चतुर्भुज की आकार की आकृति है, 4 भुजाओं वाली जो आकृति है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। ध्यान रखना, जहाँ पे भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा आकर मिलेंगी वहाँ पे 90 डिग्री का कोण समकोण बनेगा, लंब होती है। तो इस तरीके से आ जाएगा P का और Q का मान, यानी कि P का मान भी और Q का मान भी 90 डिग्री, O का मान 110 डिग्री और A का मान अपने को ज्ञात करना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 है। तो यहाँ पे कोण P, O और Q और A, ये चारों कोण है बराबर 360। P का मान दे रखा है, O का मान दे रखा है 90 और Q का मान भी 90 डिग्री है। A का मान ज्ञात करना है। इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करने पर 290 आता है। प्लस के 290 इधर लेके जाएंगे, माइनस के 290 हो जाएंगे। 360 में से 290 घटा देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा अपना आंसर। किसी त्रिभुज की रचना करना संभव है यदि उसका सीधा उत्तर हो जाएगा जिसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। बाकी जो उत्तर उसमें दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर वो सारे गलत हैं, तो ये एक आ जाएगा। 22वां है अर्धगोलाकार प्याले की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अपने को आयतन बताना है। तो अर्धगोले का जो आयतन है वो ये होता है 2/3 पाई r⁻3। ये अर्धगोले का आयतन का सूत्र है। अर्धगोले का आयतन अपने को पूछा है, तो 2/3 पाई का मान 22/7 और r अपने को दे रखी है 7, ऊपर घात 3 लगी है, 3 बार इसको लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, बाकी की गुणा करके इस तरीके से अपना उत्तर आ जाएगा 2156/3 सेंटीमीटर के ऊपर घात 3 लगती है। जब भी आयतन ज्ञात करते हैं ध्यान रखना ऊपर जो घात लगी हो वो 3 होनी चाहिए, अगर 2 लगी है तो वो गलत है। आयतन में हमेशा घात 3 आती है और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसमें घात आती है ऊपर 2 आती है। 23वां है हाथ धोने के एक साबुन का माप अपने को दे रखा है, साबुन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और प्रश्न में बोला है कि उसको लंबाई के अनुदिश काटना है, यानी कि बीच में से काट दें ऐसे। तो बीच में से काटेंगे 2 सेंटीमीटर इधर रह जाएगी, 2 सेंटीमीटर इस तरफ रह जाएगी। नहीं, काटने के बाद उसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई और चौड़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ लंबाई को बीच में से काटा है, तो लंबाई 4 थी इसलिए लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, साबुन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसका सूत्र है, सूत्र में जो अपने को लंबाई चौड़ाई दे रखी है वो सारी रख देंगे, सारी लंबाई का मान भी 2 है, चौड़ाई का मान भी 2 है, ऊंचाई का मान भी 2 है। तो इस तरीके से मान रख के जब इसको सॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा, तो अपना उत्तर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
24वां सवाल है माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध होता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें जो संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये आपको याद ही रखना है कि ये इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। 25वां है स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक सप्ताह में प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या अपने को दे रखी है अलग अलग कि कितने कितने छात्रों ने भाग लिया क्विज में टेस्ट के अंदर। तो इसका माध्य बताना है। माध्य मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है, माध्य। तो आंकड़े जितने भी अपने को दे रखे इन सभी का योग करना है और ये कितनी संख्या उसका भाग देना है। तो इन सभी को जोड़ के देख लेना कितना इनका जोड़ा तो उसमें 7 का भाग दे के अपना उत्तर आ जाएगा। 26 में भी ऐसे ही करना है। 26 के अंदर भी अपने को माध्य ज्ञात करना है। वही सूत्र है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन सभी को जोड़ के और जितनी ये संख्या है उसका भाग अपने दे देंगे। प्रायिकता 27वां प्रश्न है प्रायिकता का कौन सा मान संभव है। प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। प्रायिकता कभी भी इस तरीके से भिन्न में हो सकती है पर ऐसी कभी भिन्न नहीं आएगी जिसमें नीचे वाली संख्या छोटी हो और ऊपर वाली संख्या बड़ी हो। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी है तो प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ना तो प्रायिकता का मान माइनस में हो ना वो प्रायिकता का मान 1 से बड़ा हो। तो ये इसकी आ जाएगी 0.6। ये ऑप्शन इसका सही बैठेगा। 28वां है एक बादशाह आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। ये इसका प्रायिकता का सूत्र है। पूरी ताश के अंदर बादशाह जो होते हैं वो 4 होते हैं बादशाह और कुल पत्ते होते हैं 52। तो संभव परिणाम 4 बटे कुल पत्ते हैं 52। 4 एकम 4 और 4 13 चौके 52। तो इसकी प्रायिकता का आ जाएगा 1/13। तो ये पूरा का पूरा एक सेट है 28 सवालों का जो गणित के अंदर NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।